हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बारे में। ऑन अगस्त 20 अगस्त को अ 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 9 जज की बेंच थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थी। उन्होंने एक फैसला डिलीवर किया ऑन द करेक्टनेस ऑफ द रूलिंग इन बेंगलुरु वाटर सप्लाई, कि जो पहले बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा BWSSB 1978 का जो फैसला था, वो फैसला कितना सही था उसको लेकर एक जजमेंट आया। इन दैट जजमेंट, उस जजमेंट में जो कि 1978 वाला था, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर हैड लेड डाउन व्हाट वाज कॉल्ड द ट्रिपल टेस्ट। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने वहाँ पे जो उस कानून में जो एक फॉर्मूला दिया था वो था ट्रिपल टेस्ट का। और वो क्या था ट्रिपल टेस्ट? ऑन व्हाट काउंट एज एन इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ID एक्ट 1947 एक्ट, कि ये जो ट्रिपल टेस्ट है कि यह बताएगा कि कौन सी चीज़ इंडस्ट्री है, मतलब क्या, किसको हम इंडस्ट्री कह सकते हैं सेक्शन 2J ऑफ द IT एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1947 का है। मतलब ट्रिपल टेस्ट का मतलब ये था उस समय जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के अंदर हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो इंडस्ट्री की परिभाषा में आ सकती है। 3 कंडीशंस वर टू बी मेट फॉर एन इंडस्ट्री। 3 कंडीशन जो थी वो थी इंडस्ट्री के लिए। वो क्या क्या थी? अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम हो रहा हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन हो, एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो वो भी जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो उसका मतलब ये है कि ये एक इंडस्ट्री है। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें किस लिए होंगी? ताकि जो लोगों की इच्छा है वो पूरी हो सके। जो मान लो जो कपड़े पहनना चाहते हैं तो वो इंडस्ट्री में सारा काम होगा तो लोगों की इच्छा पूरी करेगा तो कपड़े पहन लेंगे, या खाना हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गया जो लोगों की डिज़ायर को एक तरीके से फिल करेगा, तो वो जो है ये जब तीनों एक्टिविटी होंगी तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। अदर देन दोज दैट आर प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल, कहने का मतलब है जो लोगों की डिज़ायर होती है, मतलब थोड़ी सी धार्मिक वाली, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। उसमें इस समय जो मेटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर होती है उसकी बात हो रही है। प्रॉफिट मोटिव वॉज इररेलीवेंट, कह रहा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होगा। वॉट मैटर्ड, क्या इंपॉर्टेंट है इन दिस डिटर्मिनेशन, इस ये चीज़ डिटरमाइन करने में कि क्या वो इंडस्ट्री है कि नहीं है, वॉज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, कि किस तरीके की एक्टिविटी जो है उस इंडस्ट्री में हो रहा है। मतलब ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, इस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो इंडस्ट्री है कि नहीं पहचानने में। एंड ओनली सवरेन फंक्शंस स्टूड आउटसाइड इट। सवरेन फंक्शंस का मतलब हो गया कि ऐसे काम जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकता, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर संभाल सकती है। वो क्या होगा? जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, पुलिस वाली हो गया, और क्या कह सकते हो, फायर फाइटर्स हो गए, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं है, ये सब सरकार के अंदर आती है, इसलिए हम इनको इंडस्ट्री नहीं कह सकते। A 5-judge bench in state of UP versus Jaybir Singh 2005 raised a doubt about this definition. अब एक 5 जज की बेंच थी जो कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह का केस देख रही थी, उसने इस डेफिनेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए। एंड अ 7 जज बेंच सेंट इट टू द करेंट 9 जज बेंच, और फिर जो 7 जज की बेंच थी उसने ये मामला आज की जो 9 जज की बेंच है उसके पास भेज दिया। दिस बेंच, इस बेंच ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि सूर्यकांत है, उनके द्वारा लीड की जा रही थी, लेफ्ट द ट्रिपल टेस्ट स्टैंडिंग फॉर ऑल पेंडिंग डिस्प्यूट्स। तो उन्होंने जितने भी इस समय लंबित मामले चल रहे हैं अंडर द ओल्डर IT एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें अभी भी ट्रिपल टेस्ट को ही एक तरीके से आधार माना है, उन पुराने मामलों से इस एक्ट को खत्म नहीं किया। मतलब जो पुराने मामले हैं वो ट्रिपल टेस्ट के अंदर ही देखे जाएंगे जो पहले फैसला था। विच वॉज रिपील्ड ऑन नवंबर 21, 2025। रिपील का मतलब ऑफिशियली कैंसिल कर देना, जो कि ये जो ओल्डर IT एक्ट है 2025 21 नवंबर को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया।
व्हेन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 IRCT केम इनटू फोर्स, जब एक नया कानून आया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 IRC। हालांकि a majority of the 9-judge bench also ruled that BWSSB will not be a sheet anchor for interpreting section 2P of the IRC। ये जो 9 बेंच थी, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस थे, मतलब 9 में से मान लो 5 या 6 हो गए, इन्होंने ये एक रूलिंग दे दी, ये फैसला दे दिया कि जो पुराना वाला कानून था BWSSB, वो शीट एंकर की तरह काम नहीं करेगा अगर हम IRC का जो नया कानून है उसके सेक्शन 2P की व्याख्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने कानून का यूज नहीं करेंगे वो इस कानून के इंटरप्रिटेशन के लिए, इसकी व्याख्या के लिए, जब वो सामने आएगा कोर्ट के। शीट एंकर का क्या मतलब होता है? शीट एंकर का मतलब होता है कि इसको फाउंडेशन की तरह यूज नहीं करेंगे। फाउंडेशन हो गया एक तरीके से कि एक गाइडिंग सपोर्ट हो गया जो कि किसी भी फैसले देने में सपोर्ट करता है। तो ये उस पुराने वाले कानून का सहारा नहीं लेंगे या उसका रेफरेंस नहीं लेंगे। दैट इज अ मिस्टेक, कह रहा है कि ये गलती होगी। कौन कह रहा है? राइटर। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस बीवी नगराथन ने अपना जो एक तरीके से असहमति वाली राय दी। डिसेंटिंग का मतलब होता है असहमत होना या फिर लोगों के साथ एग्री ना करना। तो जो जस्टिस बीवी नागराथन थी, हेल्ड दैट द रेफरेंस इटसेल्फ वाज अननेसेसरी। उनका ये कहना था कि ये जो केस भेजा गया है 9 बेंच के पास, वो ही अपने आप में गलत है। एंड दैट द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स नो इंटरफेरेंस। और उनका कहना था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट पुराना वाला कानून है, इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। अ व्यू शेयर्ड बाई 3 अदर जजेस। और इसी तरीके का मानना जो था वो 3 जजेस और थे जो भी इस वाक्य से या फिर इस व्यू से सहमत थे। हर रीजनिंग इज कंपेलिंग। जो उनका तर्क था वो बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग था। कंपेलिंग मतलब कन्विंसिंग था, कन्विंसिंग है। सिंस 1978, कह रहा है कि 1978 से, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जब 1991 में प्राइवेटाइजेशन किया गया बैंकों का और अपनी मार्केट को उसका लिबरलाइजेशन किया गया, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खोला गया, उसके बाद से अ फार हायर नंबर ऑफ वर्कर हैव मूव टू द प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज़्यादा जो नंबर थे वर्कर के वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए थे। एंड आउट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इससे हुआ क्या था कि वो जो सरकारी प्रोटेक्शन था उन एम्प्लॉयज़ का जो कि पहले सरकारी व्यवस्था में थे, वो उससे बाहर हो गए। एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एज इंटेल्ड इन द ट्रिपल टेस्ट। एज इंटेल्ड का मतलब होता है जो इंक्लूडेड है या फिर इन्वॉल्व है। कह रहा है कि एक ये जो ट्रिपल टेस्ट जो पुराना वाला कानून था उसकी एक्सपेंसिव डेफिनेशन में, जैसा कि ट्रिपल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, इज देयर फॉर इवन मोर नेसेसरी नाउ एज अ बुल वर्क फॉर द वर्कर। कह रहा है कि वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है आज के वर्कर के लिए एज अ प्रोटेक्शन या फिर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। बुलवर का मतलब होता है एक डिफेंसिव शील्ड या फिर प्रोटेक्शन, बचाव के लिए या सुरक्षा की ढाल। येट फिर भी सेक्शन 2P ऑफ द IRC डजंट मूव अवे फ्रॉम जस्टिस कृष्ण अय्यर्स ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला इन BWSSB। कह रहा है कि फिर भी जो ये नए कानून का सेक्शन 2P है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है पुराने वाले ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से, जो कि BWSSB के केस में जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा दिया गया था। एंड रिप्रोड्यूसेस मच ऑफ इट्स एसेंस। और लगभग उसी तरीके का है। ऑफ इट्स एसेंस मतलब जो मेन आइडिया उसमें उस कानून में था पुराने वाले में, वो इस वाले सेक्शन 2P में दिया हुआ है। इट इज़ देयर फॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये समझना मुश्किल है कि क्यों BWSSB हैज़ टू बी सेट असाइड, कि उसको इग्नोर किया जाएगा व्हेन सेक्शन 2P इटसेल्फ कम्स अप फॉर इंटरप्रिटेशन। जब सेक्शन 2P की व्याख्या की जाएगी, मतलब जब पुराना वाला कानून और इस समय का IRC का सेक्शन 2P एक ही जैसे हैं, इनके मेन आइडिया एक ही जैसे हैं, इनका फाउंडेशन एक ही जैसा है,
तो क्यों जब सेक्शन 2P की जब इंटरप्रिटेशन किया जा रहा होगा किसी भी केस में, जब वो कोर्ट में आएगा, तो हम पुराने वाले केसेस को या पुराने वाले जो लॉज हैं उनको इग्नोर क्यों करेंगे जब वो एक जैसे हैं? द ट्रिपल टेस्ट वॉज ऑल्सो नॉट मेयरली अ प्रो लेबर डिवाइस। कह रहा है कि ये जो पुराना वाला लॉ था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो जो लेबर यूनिट है या जो वर्कर क्लास है उन्हीं के लिए ही बना हुआ था। An expensive definition of industry brought with it not just the ID Act's protection but also its restriction। कह रहा है कि अगर हम पुराने वाले कानून की व्याख्या करें तो उसके साथ साथ वो एक तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही करता था, लेकिन साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता था। वो क्या थे? जैसे कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के रूप में अ रेगुलेटेड रूट टू रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो स्टाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है फिर उनकी छटनी स्टार्ट कर देती है, उनको बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें क्या था कि जैसे अ रेगुलेटेड रूट टू रीट्रेंचमेंट मतलब कंपनियां जो है अपने मन मर्जी से इस कानून के तहत जो पुराना वाला था लोगों को निकाल नहीं सकती थी। एंड क्लोजर फॉर द एम्प्लॉयर, और ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि वो परमानेंटली जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बंद कर दें या अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें जो एम्प्लॉयर है वो। एंड अ बार ऑन वर्कर्स स्ट्राइकिंग एट विल, और साथ ही साथ उन्होंने जो वर्कर्स थे उस इंडस्ट्री में उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि वो अपनी मनमर्जी से किसी भी तरीके की स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। इन एसेंस द ट्रिपल टेस्ट अलाउड फॉर इंडस्ट्रियल पीस रादर देन वर्कर वेलफेयर अलोन। क्या कि अगर हम पूरे मतलब मेन आइडिया की बात करें तो जो ट्रिपल टेस्ट था उसने एक तरीके से ये चाहा था या फिर उसने एक ये इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी थी कि जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वो पीसफुल हो, बजाय इसके कि वो सिर्फ वर्कर का ध्यान रखे। सेवरिंग दैट प्रिंसिपल, सेवरिंग का मतलब होता है कि डिस्कनेक्ट करना या अलग कर देना, प्रिंसिपल फ्रॉम द आईआरसी। इस मूल सिद्धांत को जो आईआरसी से अलग कर दिया गया है, जो नया कानून आया है उससे अलग कर दिया गया है, एज द मेजॉरिटी हैज डन, जैसा कि जो 9 बेंच की मेजॉरिटी थी जैसा उसने किया है, cuts away the interpretive framework that allowed such disputes to be resolved। एक तरीके से उन्होंने उस इंटरप्रिटेशन वाले सिस्टम को या फिर सिद्धांत को, फाउंडेशन को उस कानून से हटा दिया है जो कि इन जैसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में, चाहे वो वर्कर्स के बीच में हो, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय के बीच में हो, जिसको रिजॉल्व करने के काम आता। With the essence of the triple test carried into section 2P, कह रहा है कि जैसा कि ट्रिपल टेस्ट में जो एक तरीके से मेन आइडिया था वही सेक्शन 2P के साथ भी है। इट इज नाउ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोर्ट्स के ऊपर है और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर है। ट्रिब्यूनल्स मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोर्ट्स होते हैं ये, जहाँ पे जैसे आप कह सकते हो मान लो कि कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो आपको कोर्ट जाना है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। आप पहले तो आरबीआई से शिकायत करोगे, ठीक है, उनकी फिर वो एक होता है क्या कहते हैं उसको, ओबट्समैन स्कीम होती है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे नहीं आया फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाओगे, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक जो कोर्ट होती हैं जो कुछ अलग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस देखती हैं उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये जिम्मेदारी है कोर्ट की और ट्रिब्यूनल की कि ये सुनिश्चित करें दैट अ चेंज ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब लॉ, कि ये जो कानून में चेंज आया है इज नॉट रीड एज चेंज ऑफ इंटेंट। तो उसको इस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए कि किसी तरीके के इंटेंट में चेंज आ गया है कानून के। मतलब पहला जो कानून था जिस तरीके से वो वर्कर्स की सुरक्षा करता था, जिस तरीके से वो पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करता था, जिस तरीके से वो किसी की मनमानी को अलाउ नहीं करता था, उसी तरीके का कानून ये भी है 2P भी। इसका भी इंटेंट वैसा ही है जैसा पुराने वाले का था। तो कह रहा है कि भले ही कानून में चेंज आ गया है तो कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इंटेंट को ख़त्म ना होने दे। इवन जबकि इफ द मेजॉरिटी जजमेंट हैज रिमूव द एंकर टू डू सो, जबकि ये जो मेजॉरिटी का डिसीजन आया है जिसने इस प्रिंसिपल को उस नए कानून से हटा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। What is the primary purpose of the passage?
प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का? टू सपोर्ट द जुडिशियल शिफ्ट अवे फ्रॉम द आउटडेटेड लेबर स्टैट्यूज। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुराने वाले कानून से जो हटा उसको शिफ्ट करके नए वाले में ला के उसको सपोर्ट करना, तो ये पर्पस नहीं है, सपोर्ट तो कर ही नहीं रहा है वो। टू एनालाइज द ट्रांजिशन फ्रॉम द, क्या वो एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ पुराने वाले एक्ट से लेकर न्यू IRCAT एक्ट में। नहीं। टू क्रिटिक्स द मेजॉरिटी डिसीजन टू डिटैच, हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है जो मेजॉरिटी का डिसीजन आया है, क्योंकि उन्होंने उस पुराने कानून को हटा दिया है जो कि नए ही कानून जैसा था, तो इसलिए क्रिटिसिज्म तो है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट लेड डाउन इन 1978। वो जो 3 कंडीशन थी उसके अलावा जो नहीं होगा तो वो आंसर होगा। द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होनी चाहिए, सही है। द कॉपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द हायर्ड वर्कर्स, सही है। द परस्यूट ऑफ मॉनेटरी प्रॉफिट थ्रू इंडस्ट्री, नहीं, प्रॉफिट का कोई मामला नहीं था। 3 कंडीशन थी, एक तो ये था कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करिए, दूसरी ये थी कि भाई एम्प्लॉयर और हायर्ड वर्कर्स जो है उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, और तीसरी ये थी कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी वहाँ पे होनी चाहिए, मगर पैसे से कोई लेन देन नहीं था। तो सी हमारा आंसर है। आइडेंटिफाई द वॉइस अ 5 जज बेंच इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज, ये पूरा क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन मान लेते हैं। रेज्ड, अब यहाँ पे वॉज रेज तो है नहीं, है ना, फिर इज रेज तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, तो एक्टिव वॉइस है, बी आंसर। इन कंटेक्स्ट द फ्रेज शीट एंकर का क्या मतलब, इसका मतलब एक तरीके से वो फाउंडेशन की तरह काम नहीं करेगा। और टेम्परेरी लीगल प्रोविजन यूज ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, नहीं। अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज दैट प्रिवेंट्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, नहीं। अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस यूज इन लेबर डिस्प्यूट, क्या एक एविडेंस की तरह काम करता था, नहीं। अ फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, हाँ एक तरीके से फंडामेंटल गाइडिंग सिद्धांत की तरह काम करता था जब भी कानून की व्याख्या करनी होती थी, उस लॉ की व्याख्या करनी होती थी। तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? स्केप्टिकल है, डिसमिसिव है, मतलब डाउट क्रिएट करने वाला है, खारिज करने वाला है, नहीं। क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज कर रहा है। आर्गुमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा बहस कर रहा है, हाँ बी सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है मेजॉरिटी वाले जो डिसीजन था। न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव है, नहीं। ऑप्टिमिस्टिक है एंड सेलिब्रेटरी है, क्या जस्ट मना रहा है, या फिर ऑप्टिमिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा आशावादी है, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हर्ड द क्लिंग ऑफ एन ऑटो फेयर मीटर। कह रहा है कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैंने जो ऑटो में मीटर लगा होता था उसकी क्लिंग की आवाज़ आती थी उसने सुना हो। एज अ चाइल्ड इट वॉज साउंड आई हर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। कह रहा है कि जब मैं बच्चा था तब मैं इस साउंड को हमेशा ही हर दिन सुनता था। बिफोर एवरी राइड, हर राइड से पहले। देयर वुड बी द यूजुअल कन्वर्सेशन, कह रहा है कि हमेशा एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बातचीत होती थी जिसपे राइड होने जा रही थी। द ऑटो अंकल वुड से ही वॉन्टेड 1.5 विच मेंट यू हैड टू पे 1.5 टाइम्स द फेयर। ऑटो अंकल जो थे वो कहते थे कि भाई उनको 1.5 चाहिए, 1.5 रुपये चाहिए, जो भी है ना। विच मेंट, इसका मतलब ये होता था कि उनको फेयर का 1.5 गुना चाहिए। माई मदर वुड आर्ग्यू दैट इट वॉजेंट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिफ्यूज, और उनकी माता जी जो थी वो मना कर देती थी कि ये भाई इतनी लंबी डिस्टेंस नहीं है जितना तुम पैसा मांग रहे हो, और वो मना कर देती थी। आफ्टर अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ दे वुड यूजली सेटल समवेयर इन द मिडिल। थोड़ी बहुत बहस करने के बाद वो कहीं ना किसी मिडिल प्राइस में आकर बात बन जाती थी। ओनली देन वुड द राइड बिगेन, तभी जाकर जो राइड थी वो स्टार्ट होती थी। द ड्राइवर वुड फ्लिप डाउन अ स्मॉल मेटल लेवर, कह रहा है कि जो ड्राइवर था वो जो मेटल लगा होता था जिसमें जो मीटर होता था उसका लीवर नीचे कर देता था। ऑलमोस्ट शेप्ड लाइक अ स्पून, वो एक चम्मच की तरह दिखता था। एंड द फेयर मीटर वुड मेक अ शार्प मेटलिक क्लिंग, और जैसे ही वो लीवर नीचे करता था वैसे ही एक क्लिंग की आवाज़ आती थी। इट वॉज सच अ स्मॉल साउंड, वो बहुत हल्का सा साउंड होता था। बट इट स्मॉल साउंड मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए, जैसे क्लिंग, बस इतना ही। बट इट मेंट द जर्नी हैड ऑफिशियली स्टार्ट, लेकिन इसका मतलब ये होता था कि आपकी जर्नी अब ऑफिशियली रूप से स्टार्ट हो चुकी है। लाइक द स्टार्टिंग बेल डैश अ रेस, जैसा कि एक
रेस की स्टार्टिंग बेल का होता है ना, जब एक रेस स्टार्ट होती है तो एक बेल बजाई जाती है, उसी तरीके का। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अनदर राइड थ्रू द सिटी। इसका मतलब ये होता था कि आपकी राइड जो है वो सिटी के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। बैक देन द फेयर मीटर वॉज अ चंकी मेटल बॉक्स विद स्पिनिंग नंबर्स। अब चंकी का कुछ आगे दिया हुआ है, इसलिए मीनिंग नहीं बताऊंगा मैं। दैट स्लोली क्लाइम्ड एज द ऑटो मूव। कह रहा है कि वो जो फेयर मीटर था, जिसका मेटल बॉक्स था, वो उसके नंबर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाते थे जैसे ही जो ऑटो जो थी वो मूव करती थी। इट डैश एज मच अ पार्ट ऑफ द राइड एज द विंड ऑन योर फेस और द साउंड ऑफ ट्रैफिक। वो राइड का वैसे ही पार्ट था जैसे कि आपके मुंह पे हवा लगती है और आपको लगातार राइड के या ट्रैवल के दौरान आपको आवाज़ें सुनने को मिलता है जैसे ट्रैफिक होता है। देन केम डिजिटल फेयर मीटर। उसके बाद डिजिटल मीटर आ गए। द स्पिनिंग नंबर्स रिप्लेस्ड विद अ डिजिटल डिस्प्ले। और जो स्पिनिंग नंबर थे अब उसकी जगह जो डिजिटल डिस्प्ले है वो आने लग गई, जैसे हमारे मोबाइल में होती है। बट थैंकफुली द फैमिलियर क्लिंग स्टेट में, लेकिन अभी भी वो जो जो क्लिंग वाली आवाज़ थी वो अभी भी है। इट वॉज वन स्मॉल रिमाइंडर दैट सम थिंग्स हैडंट चेंज। कह रहा है कि बस एक छोटा सा ये रिमाइंडर है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी भी चेंज नहीं है। द वर्ड यूजुअल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। यूजुअल का क्या मतलब है? यूजुअल का मतलब है जो आम तौर पे चीज़ें हो रही हैं ना। तो कस्टमरी का मतलब भी यही होता है, हैबिचुअल, नॉर्मल। एक्सेप्शनल नहीं होगा, रेयर नहीं है। इररेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं हो, ये भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। हाँ, तो चंकी का यहाँ हमको बताना है एंटोनिम। तो चंकी का क्या मतलब होता है? चंकी का मतलब जो बहुत ज़्यादा भारी हो, मोटा हो। बल्कि तो सिनोनिम हो गया। स्लेंडर मतलब जो थिन है, स्लिम है, तो ये नहीं होगा। हैवी नहीं, थिक नहीं, सॉरी स्लेंडर होगा क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका एंटोनिम चाहिए ना, इसका मतलब होता है थिन। थिन, तो बी हमारा आंसर है। इट किसके लिए यूज हो रहा है? जो मेटल मीटर है ना। तो इट क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। और पास्ट टेंस चल रहा है तो पास्ट टेंस यूज करेंगे, तो इज यूज नहीं करेंगे, वर यूज नहीं करेंगे, बीन यूज नहीं करेंगे। तो इट वॉज एज मच अ पार्ट ऑफ द राइड एज द विंड ऑन योर फेस और द साउंड ऑफ ट्रैफिक। द स्पिनिंग नंबर्स। स्पिनिंग नंबर्स क्या हो गए भाई? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। पैसेज किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, तो वॉज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वर आंसर है। लाइक द स्टार्टिंग बेल। किसकी बेल? रेस की बेल। तो क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहा है। ऑन आना चाहिए, किसी के ऊपर हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, नहीं। तो ऑफ, एक रिलेशन दिखाने के लिए। किसकी? स्टार्टिंग बेल, रेस की, तो ऑफ आ रेस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ये पैराजम्बल एक बार खुद से ट्राई करो। दैट बिकॉज दैट नेम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया। दैट नेम, कौन सा नेम? पता नहीं, तो हम वन से स्टार्ट नहीं करेंगे। द नेम ब्रैगेट, ये कोई नेम है, इज नॉट वन दैट यू माइट इमीडिएटली आइडेंटिफाई विद फ्लाइट। कह रहा है कि ये कोई ऐसा नाम नहीं है कि आप तुरंत जो फ्लाइट्स के नाम है उसको तुरंत उसके नाम पे पहचान लें। हिज से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, किसके लिए हिज यूज हो रहा है पता नहीं। अ वॉच मेकर पार एक्सीलेंस अब्राहम लुइस वॉज द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ हिज फील्ड फॉर मच ऑफ हिज लाइफ टाइम फ्रॉम 1747 1823। कह रहा है कि जो घड़ी बनाने वाले थे, जो कि बहुत बढ़िया काम करते थे, इनका नाम था अब्राहम लुइस। वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा अग्रणी व्यक्ति थे, जो सबसे ज़्यादा टॉप में थे। और लाइफ टाइम वो रहे हैं जब तक वो जिंदा रहे हैं, 1747 से लेकर 1823 तक। ठीक है, किससे स्टार्ट किया जाए? अगर हम 4 से स्टार्ट करते भी हैं तो 4 के बाद यहाँ पे 2 लगा हुआ है, जिसका कह रहा है अब यहाँ पे सीधे ब्रिगेड की बात हो गई है। अब जब पहले कोई रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ है तो इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की बात आ गई है, तो हम 2 को कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो इसको भी हटा देते हैं, ये हट ही चुका है। तो 2 से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। हो सकता है कि पढ़ने में तुरंत ना लग रहा हो, मगर जब पूरा पढ़ेंगे तो एक लॉजिकल सीक्वेंस दिखेगा। The name Breguet is not one that you might immediately identify with flights. अब देखो एक चीज देखो, ये जो दैट नेम यूज हुआ था, ये दैट किसके लिए यूज हुआ था? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ था? ये जो नेम दिया हुआ है इसके लिए यूज हुआ होगा, है ना। दैट बिकॉज, क्योंकि दैट नेम मोर इजली एसोसिएटेड विद वॉचेस, क्योंकि ये ज्यादातर ये जो नाम है ये घड़ियों से जुड़े होते हैं। थैंक्स टू स्विस फ्रेंच
हॉरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से घड़ी बनाने में, बहुत बढ़िया घड़ी बनाने में महारत हासिल होती है, उनको बोलते हैं। अब्राहम लुइस ब्रैगेट, अच्छा तो ये ब्रैगेट इनका नाम था जिसकी बात हो रही थी। तो 2 के बाद 1 दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा? 2143। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2143। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।